जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजीविका के सेक्शन में यूनिट 5 दिया गया है और यूनिट 5 में चर्चा की गई है आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध अर्थात सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। तो बहुत सी लॉजिकल सी बात है कि जब भी हम आजीविका के लिए किसी भी प्रकार की प्लानिंग करेंगे तो उसके प्रबंध के लिए दो मुख्य घटक हमारे सामने आते हैं। पहला है कि हमें सहयोग की आवश्यकता होगी उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, है ना, ग्रामीण स्तर पर। और दूसरा होती है वित्त का प्रबंधन। तो हम इन दोनों प्रबंधनों को, सहयोग के प्रबंधन को यानी कि सहकारिता के, और दूसरा मुद्रा के प्रबंधन को यानी कि बैंक व्यवस्था के माध्यम से हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। किसकी? आजीविका के लिए जो भी परियोजना बनाएंगे उन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाएगी सहकारिता एवं बैंक प्रबंधन के माध्यम से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फर्स्ट। दूसरा, आपने पीवाईक्यू देखा होगा 2017 के, तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन, है ना, सीधे सीधे प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था से पूछे गए हैं। तो चलिए, सहकारिता की हम आज इस सेशन में सहकारिता पढ़ेंगे एंड देन फिर बैंक व्यवस्था को भी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, तो हम इसको पार्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अब तक आपने जितने भी टॉपिक हमने कवर किए हैं उसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जैसे हम उस वर्ड को पढ़ते थे तो स्वतः ही हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन बन जाता था, उसका एक फ्रेम बन जाता था, है ना, इमेज क्रिएट हो जाता था। जैसे श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पशुपालन, जैसे भी बोलते थे। सहकारिता बोलते हैं तो हमारे माइंड में थोड़ा सा वो इमेज क्रिएट नहीं हो पाता, हम इमेजिन नहीं कर पाते कि सहकारिता मीन्स एक्चुअल में किन चीज़ों को हम इमेजिन करें। तो इसके लिए थोड़ी सी इसके कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत जाती है। तो देखिए, सहकारिता जो वर्ड है, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव मीन्स सहकारी, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स सहकारी समिति, सहकारिता मीन्स इंग्लिश में कोऑपरेशन। तो सहकारिता शब्द का आप जब ब्रेकअप करेंगे तो क्या होगा? सह प्लस कारिता, है ना, साथ में, कारिता मीन्स कार्य करना, तो साथ में मिलजुल कर काम करना या साथ में कार्य करना। ये तो हो गया एक जर्नल सेंस में, है ना, शब्द का अर्थ हमें पता चला। लेकिन हमें इसे अब ब्रॉड सेंस में पढ़ना है, ग्रामीण पृष्ठभूमि के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। तो इसे हमें थोड़े स्टैंडर्ड कुछ डेफिनेशन से हमें इसको डील करना होगा। देखिए, जैसे सहकारिता के उद्देश्य या इसके आशय या अभिप्राय को बहुत ही डिटेल में इन्होंने लिखा है कि विभिन्न लोगों के साथ आते हुए किसी दिए गए उद्देश्य के लिए स्रोतों को साझा करते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा एक समूह बनाने की प्रक्रिया है। वो क्या है? सहकारिता। सहकारिता एक समूह बनाने की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण घटक आते हैं। पहला कि एक उद्देश्य होना चाहिए, स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। एक पहला वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। दूसरा है लोकतांत्रिक प्रक्रिया, मतलब डेमोक्रेटिक प्रोसीजर। तो ये दो चीज़ें जब तक शामिल नहीं होंगी तब तक वह सहकारिता नहीं कहलाएंगी। आपने समूह तो बना लिया, लेकिन क्या उसका समूह का कुछ स्पेसिफिक पर्पस है? क्या उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है? यदि ये दो घटक होंगे तभी सहकारिता कहे जाएंगे, नहीं तो सहकारिता नहीं कहे जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने इस लाइन को पढ़ा होगा, चलिए एक परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आप थोड़ा सा और हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए, सहकारिता को डिफाइन करने में काफ़ी सारे दिक्कतें आई, क्योंकि इनको शब्दों में बांधना थोड़ा सा दिक्कत इसमें हो रही थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड परिभाषा को ही हम लेके चलते हैं
कि एक सहकारी समिति उन व्यक्तियों का संगठन है जो अपने समान उद्देश्य के लिए एकत्र होते हैं और लोकतांत्रिक ढंग से स्वेच्छा से कार्य करते हैं। जैसे देखिए, इन्होंने भी कहा कि एक समान उद्देश्य होना चाहिए उनका, और दूसरा लोकतांत्रिक ढंग यानी कि मनमाने ढंग से आप किसी भी चीज़ों को नहीं कर सकते, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है, ठीक है। यह है एक समान उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से सभी क्या है, साथ आए हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। मनमाने ढंग से डिसीजन नहीं लिया जाएगा। वोटिंग के हिसाब से, जैसे हम लोकतंत्र में मतदान के माध्यम से निर्णय लेते हैं ना, वैसी मतदान के माध्यम से यहाँ पे निर्णय लिया जाएगा। दूसरी एक फेमस परिभाषा है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन। यह सहकारी संगठन ने ही क्या किया है, इसको डिफाइन किया है। यह कहता है कि एक सहकारी समिति उन व्यक्तियों का संगठन है जो एक संयुक्त स्वामित्व और लोकतांत्रिक नियंत्रण वाले उद्यम के माध्यम से अपनी साझा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु स्वेच्छा से जुड़े होते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी दबाव बनाकर आप इसमें सदस्य नहीं बना सकते। बहुत ही क्लियरली डिफाइन कर दिया है इसमें कि स्वेच्छा से जुड़े होंगे जो भी लोग जुड़ेंगे वो। दूसरा, एक समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये कार्य करेंगे। दूसरा है इसमें देखिए लोकतांत्रिक नियंत्रण। इन्होंने भी कह दिया कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पे आपके माइंड में थोड़ा सा डाउट आना चाहिए कि सर हमने जो एसएचजी पढ़ा इसके जस्ट पहले, मतलब पहले जो हमने पढ़ा हुआ है ना, स्व सहायता समूह, उसमें भी तो समूह बनाए जाते हैं, क्या वो सहकारी समिति नहीं हो सकती? देखिए, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और आप पढ़ते हैं तो ये आपके माइंड में आना ही चाहिए ये क्वेश्चन, है ना। देखिए, सहकारी समिति और स्व सहायता समूह के बीच में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। स्टेट पीसीएस आप दिलाते हैं, यूपीएससी दिलाते हैं, तो इसमें हमेशा सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर देखें तो मैंने आपको जो बताया था, महिला स्व सहायता समूह यानी कि एसएचजी होती है, वो क्या कहती है, मान लीजिए आपने उसका पंजीकरण नहीं भी किया है तो भी आप उसका गठन कर सकते हैं, पहला। लेकिन सहकारी समिति बनाने के लिए आपको इसका पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। तो इस हिसाब से पहला डिफरेंस पता चला। दूसरा क्या होता है कि वो एक अनौपचारिक संगठन है ना। आप मिलजुल कर एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं, पैसे जमा करते हैं, महीने में एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ऋण के माध्यम से जिनको ज़रूरत है उनको ऋण दे दिया आपने, ठीक है। लेकिन वो एक अनौपचारिक संगठन हो गई, है ना। लेकिन ये क्या है, एक फॉर्मल संगठन है, औपचारिक संगठन है। इसमें कुछ नियम कायदे होंगे, सरकार के रूल रेगुलेशन को इनको फॉलो करना होगा। तो यह इस प्रकार से क्या हुआ, सहकारी समिति क्या हुई, औपचारिक संगठन है। तीसरा, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल हम समझते हैं कि जो एसएचजी होते हैं उनका क्षेत्र बहुत ही छोटा होता है, और दूसरा मुख्य रूप से उनके सहयोग की भावना होती है ना। लेकिन सहकारी समिति के अंतर्गत सहयोग की भावना तो होती ही है, इनका मुख्य उद्देश्य एक लाभ कमाना होता है, और इनका क्षेत्र भी क्या होता है, विस्तृत होता है ना। एसएचजी 10 महिलाएं जुड़ी हुई हैं तो हो सकता है कि वो फ्यूचर में 10 महिलाएं ही रहे, लेकिन सहकारी समिति का क्षेत्र थोड़ा सा बड़ा होता है, तो जो भी समान उद्देश्य वाले व्यक्ति उसमें आएंगे तो सहकारी समिति में सदस्यता बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसके माध्यम से आप सहकारिता के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझे होंगे, 2-3 बार आप देखेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझेंगे। अच्छा, इनका उद्देश्य क्या होता है? देखिए, मुख्य रूप से हम कहें तो सहकारिता के 6 प्रकार के उद्देश्य होते हैं। पहला, अपने सदस्यों की सेवा करना। जो भी इसमें सदस्य बनेंगे स्वेच्छा से बनते हैं, तो पहला तो प्राइमरी जो इनका पर्पस होता है, प्राथमिक उद्देश्य है कि आपस में एक दूसरे सदस्यों की सेवा करना, सहायता करना, ठीक है।
दूसरा इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सामाजिक न्याय की प्राप्ति करना। देखिए, सहकारिता का कॉन्सेप्ट क्यों आया दोस्तों? सहकारिता का कॉन्सेप्ट इसलिए आया, जैसे हमने श्वेत क्रांति में सहकारिता के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था। उसमें क्या होते थे, दूध बेचने वाले किसानों से बिचौलिए क्या करते थे, दूध खरीदते थे और उसके शहरों में बेचते थे। तो ज़्यादा मुनाफा किसको होता था? बिचौलियों को होता था। किसानों को कम मुनाफा होता था। इसी बिचौलियों को समाप्त करने के लिए ही फिर क्या किया गया, अमूल की स्थापना हुई, है ना। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने फिर क्या एक सहकारिता का कॉन्सेप्ट लेके आया, दुग्ध सहकारिता की उन्होंने स्थापना की। तो सामाजिक न्याय की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अब बिचौलिए जो हैं वो मुख्य रूप से ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन जो किसानों को लाभ होना चाहिए, दुग्ध उत्पादन करने वालों को लाभ होना चाहिए, उनको लाभ नहीं हो रहा है। अभी भी समाज में वो क्या है, निम्नतर स्तर को जी रहे हैं, है ना। तो वो सामाजिक न्याय उनके साथ नहीं हो पा रही है। तो वो क्या करना है, उनके स्तर को बढ़ाना है ताकि वो भी एक समाज में गरिमा और सम्मानपूर्ण जीवन जी सके और उनके साथ किसी भी प्रकार की आर्थिक दृष्टिकोण से भी सामाजिक दृष्टिकोण से भेदभाव ना हो। ये हो गया। फिर है तीसरा कॉन्सेप्ट है गरीब लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप पैसे कमाएंगे तो निर्धनता में भी कमी आएगी, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठते जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी से अपने कार्यों का संचालन करना। देखिए, जब आप आपस में काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हुए, तो कभी आपके अंदर धोखा देना या बेईमानी करने वाली बात नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो आपको लाभ होगा अंतिम में आप सबको उसकी प्राप्ति होगी। तो एक दूसरे सदस्यों के बीच में सच्चाई और ईमानदारी के कॉन्सेप्ट को भी, उसके मूल्य को भी क्या करना है, संचालन करना है, वो मूल्य डेवलप करना है। ठीक है। अपने सदस्यों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना। इसका मतलब यही है दोस्तों कि जैसे आप अपने सदस्यों में सच्चाई और ईमानदारी की भावना डेवलप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्या होंगे, नैतिक स्तर आपका ऊंचा उठेगा। नैतिक का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार से 0.01% भी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। यदि आप सच्चे हैं तो 100% सच्चे हैं, तभी आपको नैतिक माना जाएगा। यदि आप गलत कर रहे हैं और सही कर रहे हैं तो आप नैतिक कदापि नहीं हो सकते। नैतिक का मूल्य ही यही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे धीरे धीरे सदस्यों की नैतिक स्थिति भी ऊपर उठेगी। फिर संपूर्ण समाज का कल्याण करना, बिल्कुल है। जैसे आप इसमें उपभोक्ताओं को भी तो शामिल करिए ना। आप धीरे धीरे क्या करेंगे, जैसे बिचौलिए समाप्त हुए, है ना, एक जनरल सेंस में हम लेके चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, यानी कि हम लोग हैं, शहर में रहने वाले लोग, है ना, गांव में रहने वाले लोगों को भी क्या होगा, इससे फायदा होगा और उचित मूल्य में उनको क्या होगी, वस्तुएं मिलेंगी। तो ऑटोमेटिकली पूरे सोसाइटी का क्या होगा, पूरे समाज का इससे कल्याण होगा। इस प्रकार हमने सहकारिता के उद्देश्यों को देखा, जो मुख्य 6 प्रकार के थे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि सहकारिता किस सिद्धांतों पर काम करती है, किस सिद्धांतों पर वे टिकी हुई है। तो सबसे पहले आती है स्वैच्छिक और खुली सदस्यता। मतलब ये इनका सिस्टम ही है कि आपको इसमें सदस्यता लेनी है ना, सहकारी समितियों में, तो आपको किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाएगा। खुली सदस्यता है, कोई भी बिना लिंग के, धर्म के, जाति के, है ना, स्थान के, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए खुली सदस्यता होगी। दूसरा, हमने इसको एक थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि एसएचजी में हम क्या करते थे। उसका मुख्य क्या होता था कि आर्थिक रूप से जो समान दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समान लोग होते थे वे एसएचजी बनाते थे, या फिर जो सामाजिक रूप से समानता होती थी वो एसएचजी बनाते थे। जैसे आपने उसमें देखा होगा, है ना। तो जैसे क्या होता था, बीपीएल यानी कि जो गरीबी रेखा से आते थे वो एक समान क्या बनाते थे, एसएचजी का निर्माण करते थे। क्यों? क्योंकि अपर जो
मतलब ये समझिए गरीबी रेखा से ऊपर वाले उसमें शामिल हो जाते हैं, तो उसमें वो भावना नहीं आ पाएंगी। लेकिन सहकारिता में ऐसा नहीं है। सहकारिता में कोई बीपीएल का भी हो, कोई एपीएल का हो, किसी भी जाति का हो, इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबके लिए सदस्यता खुली होंगी। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण। मतलब इसमें क्या होता है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है ना, तो वो मतदान के माध्यम से डिसीजन लिया जाता है। ये नहीं कि कोई बॉस वहाँ का बन गया तो वो अपने ही मनमानी तरीके से डिसीजन नहीं ले सकता है। यह कहलाती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया या सदस्य नियंत्रण। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है उसमें दोस्तों, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी। मतलब सहकारी समितियों के माध्यम से जो भी आर्थिक लेन देन होगा, जो भी इससे कमाई होगी, उन लाभों का वितरण समस्त सदस्यों में बराबर किया जाएगा। मतलब जो भी सदस्य होंगे वे बराबरी के हकदार होंगे। बराबरी इन द सेंस कि जिसके पास जितने का शेयर होगा उतने का उसको हिस्सा मिलेगा। ये नहीं कि आप उसके सदस्य हैं, आपको आर्थिक लाभ नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सबको आर्थिक लाभ दिया जाएगा शेयर के आधार पर। हम समझेंगे उसको थोड़ी देर में। स्वायत्तता और स्वाधीनता। इनको स्वायत्तता और स्वाधीन है, अपने ढंग से ये क्या कर सकते हैं, कुछ भी रेगुलेट करने के लिए नियम बना सकते हैं अपने सदस्यों के लिए, है ना। किसी भी प्रकार के प्रबंधन करने में ये क्या है, स्वतंत्र है, स्वायत्त है। इनको स्वाधीनता प्रदान की गई है, स्वयं में अपने ही अधीन है, ये किसी के अधीन नहीं है। बस रूल रेगुलेशन गवर्नमेंट का फॉलो करेंगे, बाकी जो नियम उपनियम बनाने की शक्ति है वो इनके पास होती है। सहकारी समितियों के बीच सहयोग। एक सहकारी समिति दूसरे सहकारी समितियों को आगे बढ़ाने में क्या करेगी, सहयोग करेगी, यही इसका मतलब है। शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना के माध्यम से, ये तीन चीजें हैं, शिक्षा, प्रशिक्षण और सूचना। इसका मतलब ये है कि अपने सदस्यों को प्रशिक्षित करना, नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नई जो शिक्षा है, जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, उनके माध्यम से उनको अपडेट करते रहना, अद्यतन करते रहना, ताकि वो वर्तमान कंपटीशन के हिसाब से अपने कार्यों को संपादित कर सके। तो यहाँ तक हमने देखा सहकारिता के सिद्धांत, ये हमने देखा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एंड देन वी विल स्टार्ट भारत में सहकारी समितियों का विकास। अब भारत में सहकारी समितियों का विकास कैसे हुआ, इसके पहले हमें जानना होगा कि सर सहकारी समिति वर्ल्ड में कहाँ से आया, है ना। तो इसका इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी सहकारी समितियों की, है ना। तो ये अवधारणा इंग्लैंड से ही उपजी हुई है, उसके बाद पूरे विश्व में फैलती गई। ठीक है। तो भारत में सहकारी समितियों के विकास में जो चरण है वो हम फॉलो करेंगे कि पहले तो स्वतंत्रता के पूर्व देखेंगे कौन कौन सी घटनाएं हुई, कैसे विकास का क्रम आगे बढ़ा, और उसके बाद दूसरा जो स्टेप आता है वो है स्वाधीनता पश्चात परिदृश्य। यानी आज तक 2025 तक हम देखेंगे कि कैसे स्वाधीनता, स्वतंत्रता के बाद कौन कौन सी इसमें मुख्य विकास के क्रम हुए हैं। ठीक है। चलिए, स्वाधीनता पूर्व परिदृश्य। तो सबसे पहले 1904 में जब ये देखा गया, धीरे धीरे जो वही बिचौलिए वाली जो दिक्कतें आई, धीरे धीरे पश्चिम से पूंजीवाद की अवधारणा जो आगे बढ़ी, है ना, पूंजीवाद ने फिर हमारे यहाँ भी एंट्री की। ब्रिटिशर्स आए तो वो क्या है, धीरे धीरे पूंजीवादी अवधारणा को ही लेके आए, पूंजीवादी मानसिकता को ही लेकर आए। यहाँ जो व्यापार करते थे वो पूंजीवादी मानसिकता के तहत ही करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करना है, लाभ कमाना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था, किसानों के साथ या जो भी उत्पादन करते थे, है ना, उनके साथ क्या होता था, अन्याय होता था, उनको सही लाभ नहीं मिल पाता था, उनके कार्यों का सही सम्मान नहीं मिल पाता था। ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति तो वैसी ही बनी रहती थी, चाहे कितना भी वो प्रोडक्शन कर ले। ऐसे में ये कॉन्सेप्ट आया कि अब ये पूंजीवादी जो अवधारणा है उसको हमें उखाड़ फेंकना है। अब हमें अपने उत्पादन का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। तो इसमें एक फ्रेडरिक निकोलसन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आया और सरकार के सामने उन्होंने इसको व्यक्त किया। फिर
1904 में भारत में पहला सहकारी अधिनियम, इसका नाम था सहकारी ऋण समिति अधिनियम, पारित हुआ। कब? ये दोस्तों आपको याद रखना है, 1904 में। इसमें मुख्य रूप से क्या किया गया था, ऐसे सहकारी समितियों पर जोर दिया जा रहा था जो केवल ऋण प्रदान करने के लिए बनाए गए थे, कृषि के लिए ऋण देना था, ऐसे सहकारी समितियों को प्रोत्साहन किया जाता था। लेकिन फिर देखा गया कि जब इसकी महत्ता बढ़ती गई तो फिर इसको क्या किया, इसी 1904 के सहकारी अधिनियम को संशोधित करके 1912 पारित किया गया, जो कहलाया सहकारी समिति अधिनियम संशोधित 1912। इसमें क्या किया गया कि इसमें बाकी क्षेत्रों के लिए भी अब द्वार खोल दिए गए कि सिर्फ ऋण ही नहीं, आप उत्पादन करके बेचिए और बहुत सारे क्षेत्रों में क्या करिए कि सहकारिता को हमें आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसी दृष्टिकोण से 1904 के तहत क्या हुआ, पहली सहकारी ऋण क्रेडिट सोसाइटी का पंजीकरण 8 मई 1905 को बम्बई राज्य में कांगिनहल एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव के नाम से इसका पंजीकरण किया गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आ रही है, बम्बई राज्य। भाई आज़ादी के पहले तो ये कर्नाटक आंध्रा ऐसे थोड़ी थे, प्रेसिडेंसी थे, है ना, बम्बई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पूरे कर्नाटक, महाराष्ट्र, इन सब का क्षेत्र आता था। तो आज हम देखेंगे तो कांगिलहल का नाम कहाँ दिखाता है, कर्नाटक में वो जगह है। ठीक है, लेकिन उस समय बम्बई राज्य के अंतर्गत आता था ना, इसलिए 1905 में बम्बई राज्य में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 1918 में भारतीय सहकारी संघ की स्थापना हुई। अब ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं दोस्तों, इनको आपको 2-3 बार कम से कम पढ़ना होगा, तब ये चीज़ें याद होंगी। सीधे से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत में सहकारी संघ की स्थापना किस संघ में हुई थी, तो 1918 में हुई थी। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में सहकारिता को प्रांतीय विषय बना दिया गया। जैसे आप वर्तमान में देखते हैं ना कि 7वीं अनुसूची में संविधान जब आप पढ़ते हैं तो कौन कौन से विषय, केंद्रीय, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसको राज्य सूची मतलब प्रांतीय विषय के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, जो कि वर्तमान में भी है, हम पढ़ेंगे उसको संवैधानिक विकास में। तो प्रांतीय विषय बना दिया गया, दैट मीन्स उस समय प्रांत ही इस पर क्या करती थी, इसके लिए नियम बनाती थी। फिर 1942 में ब्रिटिश सरकार ने बहु इकाई सहकारी समिति अधिनियम को लागू किया। ठीक है, तो इन प्रकार इन कुछ घटनाओं को आपको याद रखना है ताकि ये एग्जाम में पूछे तो आपसे बन जाए। देखिए अब आते हैं हम स्वाधीनता पश्चात का परिदृश्य। देखिए स्वाधीनता के पश्चात और वर्तमान में 2025 तक लगभग 150 से 200 घटनाएं हुई हैं। भाई उतने को तो हमें याद नहीं करना है, प्रमुख प्रमुख घटनाओं को हमें याद रखना है, जो कि लगभग हर सोर्स में ये दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे घटनाओं को हमें याद, बहुत ज़्यादा याद नहीं रख सकते आप, 150-200 घटनाओं को थोड़ी नहीं याद करते रहेंगे, है ना, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमें स्मार्टली पढ़ाई करनी है। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में कहा गया, इस बात पर जोर दिया गया कि कृषि से जुड़े परिवार कुटुंब प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के सदस्य बन सकते हैं। आप जब अर्थव्यवस्था में 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं और पहली पंचवर्षीय जो योजना पढ़ते, उसमें क्या दिया था, ध्यान दिया गया था, कृषि पर ध्यान दिया गया था मुख्य रूप से, है ना, तो इसी के तहत इसमें भी ध्यान दिया गया। 1951 में आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति गठित की गई। कब? 1951 में, और इसकी रिपोर्ट आई थी कब? 1954 में। तो ये 2 सन आपको याद रखने हैं। चलिए अब पंचवर्षीय योजना हमने देखी पहले, फिर दूसरे से 5वें तक में कुछ कुछ घटनाएं हुई हैं, उसको भी देखते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में 1956 से लेकर 1961 तक में सहकारिता के क्षेत्र पर जोर दिया गया। फिर तीसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता द्वारा रोजगार पर जोर दिया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समीक्षा समिति की नियुक्ति की गई।
ऊपर में आपने जो 51 में देखा था वो केवल सर्वेक्षण समिति थी, ये क्या है, समीक्षा समिति है ना। तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पंचवर्षीय योजना, 6वीं से लेकर 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य घटनाएं हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे मुख्य उद्देश्य था प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को मजबूत करना, इन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान मुख्य उद्देश्य रहा है। दूसरा, ये एक बहुत बड़ा घटना हुई थी कि 1984 में बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया। 2002 में इसका संशोधन हुआ था। पहला पारित कब हुआ था, 1984 में। फिर इसको 2002 में तो संशोधन किया गया, ये क्या है अभी थोड़ा डिस्कस करता हूँ। और फिर सहकारी नीति 2002 घोषित की गई। इसे आपको पूछा जा सकता है कि सहकारी नीति कब घोषित की गई थी। देखिए, आपने ये देखा होगा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960, ये कब बना, मतलब 1960 का ये अधिनियम है, ठीक है। उसमें क्या है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भी सहकारी सोसाइटी गठित होगी उनका नियंत्रण, उनका रेगुलेशन किससे किया जाएगा, उस अधिनियम के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ में भी काम कर रही हो और इधर मध्य प्रदेश में भी काम कर रही हो और इधर मान लीजिए उड़ीसा में काम कर रही हो, तो क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ की अधिनियम से इनको हम रेगुलेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। दैट्स वाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अधिनियम पारित किया कि जो सहकारी समिति एक राज्य से अधिक राज्यों में काम करती है उनके लिए अधिनियम के तहत ही उनको क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इसलिए इसका नाम ही है बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम, ठीक है, ये आपने समझा। फिर है 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें कुछ नहीं था दोस्तों, नए उद्देश्यों को शामिल किया गया है ना। सहकारिता के कार्यों के क्षेत्रों में नए क्षेत्र जैसे बीमा को शामिल किया गया, पर्यटन को, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत सिंचाई समितियों की इसमें पहचान की गई थी। तो यहाँ तक तो हमने देखा एक जर्नल डेवलपमेंट जो हुआ था किसका, सहकारिता का, वो हमने देखा। इसके बाद एक टॉपिक आता है कि सर इसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो संवैधानिक विकास के क्रम को अब हम देखेंगे। संवैधानिक विकास के क्रम में दोस्तों 97वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है, यह सहकारिता के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसने संविधान में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए, है ना। कुछ चीज़ों को संविधान में जोड़ा, और कहाँ कहाँ जोड़ा कि मौलिक अधिकार में जोड़ा, फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी में जोड़ा। उसके बाद जो हमारे संविधान के भाग हैं, है ना, जैसे 22 भाग, उसके बाद वर्तमान में संख्या बढ़ गई है, 25 भाग तक हो गए हैं। तो भागों में भी क्या हुआ, उनको जोड़ा गया। और फिर एक क्या किया गया, जो राज्य की सूची होती है 7वीं अनुसूची, उसमें भी कुल संशोधन किए गए। तो कुल मिलाकर के 4 प्रकार के इसमें चीज़ों को शामिल किया गया, 4 प्रकार के क्षेत्रों में इसमें संशोधन हुआ। तो 97वां संविधान संशोधन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। वो कैसे कि 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा देने का मतलब है कि अब ये किसी अनुच्छेद में शामिल कर दिया गया है। किसको? सहकारी समिति को। जब भी कोई भी वर्ड किसी अनुच्छेद में आ गया, है ना, उसका प्रावधान कर दिया गया, तो ये समझिए कि उसको संवैधानिक दर्जा दे दी गई, है ना। ये आपने समझा संवैधानिक दर्जा का मतलब क्या होता है। तो कैसे शामिल किया गया ये देखते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) के अनुसार सहकारी समिति बनाने का अधिकार दे दिया गया। तो किसमें किया गया? देखिए, मौलिक अधिकार दे दिया गया है कि मतलब इससे आपको कोई नहीं छीन सकता, ये आपके मूल अधिकार हैं। और वो 19(1)(c) के तहत आपको बताया गया कि आपको सहकारी समिति बनाने का मूल अधिकार है, पहला। दूसरा, राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 43(b) को जोड़ा गया और यह कहा गया कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन,
लोकतांत्रिक नियंत्रण, स्वायत्त कामकाज और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करेगा। ठीक है, 43B को आपको याद रखना है। फिर एक प्रमुख चीज आती है, संविधान में सहकारी समितियां शीर्षक नाम से एक नया भाग 9B है ना, 9 भाग 9 और B को जोड़ा गया इसमें। इस भाग को आपको याद रखना है, पार्ट 9B। उसमें कौन से अनुच्छेद शामिल किए गए? अनुच्छेद 243 ZH से अनुच्छेद 243 ZT। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इन सभी अनुच्छेदों को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। फिर एक प्रमुख चीज इसमें हुई कि भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 32 में सहकारी समितियां इस विषय को शामिल कर लिया गया तो है ना। 32 के अंतर्गत कहा गया सहकारी समितियां, इस वर्ड को डाला गया किसमें? राज्य सूची के अंतर्गत। और कौन सी संख्या में? संख्या 32 में। भाई राज्य सूची में बहुत सारे कैटेगरी है ना, बहुत सारी संख्या के अंतर्गत अलग अलग विषय शामिल हैं। तो 32वें क्रम में क्या है? सहकारी समितियां हैं। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। फिर दूसरी एक प्रमुख जो इसमें विकास की घटना थी वो थी केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में की गई। आज़ादी के बाद तक सहकारिता से संबंधित कोई अलग मंत्रालय नहीं था, है ना। इन कार्यों को किसी दूसरे मंत्रालय के साथ, इसके पहले मेरे ख्याल से ग्रामीण मंत्रालय इस कार्य को करती थी, सहकारिता से संबंधित कार्यों को, है ना। तो 2021 में अलग ही मंत्रालय बना दिया गया और उसके वर्तमान में मंत्री कौन है? सहकारिता मंत्री अमित शाह जी हैं। अच्छा, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भारत में पहले सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो भी अमित शाह जी हैं। क्यों? क्योंकि सहकारिता मंत्रालय ही अलग बना है, तो मंत्री भी तो अलग ही होंगे ना। तो इसलिए सहकारिता मंत्री वर्तमान में और प्रथम सहकारिता मंत्री अमित शाह जी होंगे। ये हमने यहाँ तक समझा। संवैधानिक विकास की ये पृष्ठभूमि थी। नेक्स्ट में हम सहकारी समितियों की संरचना के बारे में, जो अनुच्छेद ZH से लेकर ZT तक के जो कॉन्सेप्ट है और सहकारी समितियां कैसे बनती है, इनका महत्व क्या है, इन सब चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार पढ़िएगा, PDF को डाउनलोड करके इसको। दूसरा, ये PDF आपके टेलीग्राम चैनल NIA स्टडी हब में हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड हो जाएगा। दोस्तों, इंग्लिश के लिए थोड़ा सा 2-3 दिन का आप टाइम दिया कीजिए, उसको फिर क्या है ट्रांसलेट करने में, ताकि कोई त्रुटि ना हो, उसके लिए थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।